आंखों के सामने एक रेगिस्तान है, हवा में कुछ अजीब सी खुशबू है और दूर कहीं एक बेहतरीन फ्यूचर लिखा जा रहा है, मगर खून से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दुनिया है। ऐसी दुनिया जहां पॉलिटिक्स, रिलीजन, ग्रीड और प्रोफेसी मिलके बनाते हैं एक एपिक सगा। नाम है ड्यूने। लेकिन रुक जाओ, यह नॉर्मल साईफाई नहीं है। अगर आपको लगा स्टार वॉर्स या एवेंजर्स कॉम्प्लेक्स थे, तो ड्यून उन सब का बाप है। एक मूवी जो स्लो बर्न है, मगर हर सीन में कुछ ऐसा है जो आपको स्क्रीन से चिपका के रखता है। आप कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन इंट्रीग्ड भी, क्योंकि ड्यून आपको एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल राइड पे ले जाता है, जहां विजुअल्स, स्टोरी और साउंड मिलके बनाते हैं एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जैसा आपने कभी नहीं देखा। इस वीडियो में हम करेंगे ड्यून पार्ट 1 का डीप ब्रेकडाउन, हर कैरेक्टर का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फिल्म का मैसेज क्या है। क्या ये फ्यूचर की वार्निंग है या एक प्रोफेसी? और हां, अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी, कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो बनाया गया है ऐसे जिसमें स्पॉयलर्स आएंगे, लेकिन इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि जब आप ड्यून देखेंगे आपको लगेगा अब सब कुछ समझ आ रहा है। फास्ट कट montage of Dune's epic moments plays, sandworms, Paul's visions, spice, battle scenes। तो दोस्तों, अगर आप एक साई-फाई फैन हैं या बस एक बड़ी कहानी में खो जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे ये स्पाइस क्या चीज है जो सबके पीछे पड़ा है, पॉल अट्रेइडिस का असली रोल क्या है, और क्यों ड्यून का हर एक सीन एक हिडन मैसेज छुपा के रखता है। तो सीट बेल्ट बांध लो, पानी रेडी रखो, क्योंकि अर्राकिस जाने वाले हैं, और वहां पानी गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन पॉलिटिक्स और राजा महाराजाओं का सिस्टम चल रहा है, जहां स्पेसशिप्स तो हैं, लेकिन एक स्पाइस नाम की चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो स्पाइस सिर्फ एक ही प्लेनेट पे मिलता है, अर्राकिस। अब अर्राकिस एक रेजिस्टेंस से भरा हुआ प्लैनेट है, जहां धूप इतनी तेज होती है कि बिना सूट के सरवाइव करना मुश्किल है। और सबसे खास बात, वहां मिलता है स्पाइस मेलांज, एक गोल्डन रंग का पाउडर जिसके बिना पूरी गैलेक्सी का सिस्टम रुक जाता है। स्पाइस क्या करता है? स्पेस ट्रैवल पॉसिबल बनाता है, लोगों को विजन्स और हाइटेंड सेंसेस देता है, पावरफुल लोगों को और पावरफुल बनाता है। अब समझो, स्पाइस का मतलब जो स्पाइस पे कंट्रोल करेगा वो यूनिवर्स पे रूल करेगा। इसी वजह से हर बड़ी पावर, एम्परर, हाउस हरकोनिन और हाउस अट्रेइडिस, सब चाहते हैं अर्राकिस को कंट्रोल करना। हाउस सिस्टम, कौन किस साइड पे है? इस यूनिवर्स में किंगडम्स को हाउसेस बोला जाता है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में होता था। अब सबसे में प्लेयर्स हैं हाउस अट्रेइडिस, लेड बाय ड्यूक लेटो, ऑनेस्ट, ब्रेव और लोगों की रिस्पेक्ट जीतने वाले हाउस हरकोने, क्रूल, ग्रीडी और पावर हंग्री विलन्स द एम्परर, सबका किंग, लेकिन हिडन एजेंडा के साथ गेम खेल रहा है। और इन सबके बीच में है फ्रेमेन, अर्राकिस के असली लोग। ये लोग डिजर्ट में रहते हैं, स्पाइस के साथ जीते हैं और एक प्रोफेसी पे भरोसा रखते हैं। एक मेसाया आएगा जो उन्हें आजादी दिलाएगा। और फिर आता है पॉल अट्रेइडिस। पॉल, ड्यूक लेटो का बेटा, एक इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल लड़का है, जिसके सपने उससे कुछ और ही फ्यूचर दिखाते हैं। उसके सपने उससे अर्राकिस से जोड़ते हैं, फ्रेमेन से जोड़ते हैं, और एक प्रोफेसी से जिसमें कहा गया है कि एक लड़का आएगा जो पूरा सिस्टम बदल देगा। अब समझो, ड्यून का वर्ल्ड सिर्फ पॉलिटिक्स या वॉर नहीं है, ये फिलॉसफी, रिलीजन, इकोलॉजी और डेस्टिनी का कॉम्बो है। अर्राकिस सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये एक कैरेक्टर है कहानी में, और ये प्लैनेट जिसे चाहे जिंदा रहने दे, जिसे चाहे मार दे। बी रोल प्लेज ऑफ द डेजर्ट, सैंडवर्म्स एंड स्पाइस हार्वेस्टिंग। ड्यून सिर्फ एक प्लैनेट की कहानी नहीं है, ये कहानी है लोगों की, उनकी फैमिली, लॉयल्टी, बिट्रेयल और डेस्टिनी की। चलिए समझते हैं इन पावरफुल कैरेक्टर्स को एक एक करके। पॉल अट्रेइडिस, द चोजन वन। पॉल कहानी का मैं हीरो है, लेकिन वो एक टिपिकल हीरो नहीं है। वो एक टीनेजर है, लेकिन ट्रेंड है कॉम्बैट, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी में। उसके फादर है ड्यूक लेटो और मां है लेडी जेसिका।
दोनों अपने तरीके से स्ट्रांग है। पॉल के सपने और विजन्स यूज दिखाते हैं, एक आने वाले वार, एक प्रोफेसी और एक ऐसी जर्नी जहां वो या तो सब कुछ जीत सकता है या सब कुछ खोना बैठ सकता है। पॉल के अंदर बेने गेसेरिट की ट्रेनिंग भी है। ये एक सीक्रेट ऑर्डर है जो माइंड और बॉडी को कंट्रोल करना सिखाता है। उनकी एक पावर होती है द वॉइस, एक ऐसी आवाज जो किसी को भी अपने हिसाब से कुछ भी करवा सकती है। ड्यूक लेटो अथराइडीज, द नोबल लीडर पॉल के फादर, ड्यूक लेटो एक ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड लीडर हैं। एम्परर उनको अर्राकिस का चार्ज देता है, लेकिन यह एक ट्रैप होता है। ड्यूक लेटो समझ जाते हैं कि हरकोनेंस और एम्परर मिलकर उनको खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन लेटो का प्लान होता है कि वो फ्रेमेन को अपना बना के उनकी हेल्प से अर्राकिस को सिक्योर करें। यह उनकी इंटेलिजेंस और विजन दिखाता है, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी कभी विजन काफी नहीं होती। लेडी जेसिका, द सीक्रेट वेपन पॉल की मां लेडी जेसिका सिर्फ एक रॉयल लेडी नहीं है, वो एक बेने गेसेरिट मेंबर है और उसके पास है सीक्रेट मेंटल और फिजिकल पावर्स। उसने अपने ऑर्डर के रूल्स तोड़ के एक बेटा पैदा किया, पॉल, क्योंकि बेने गेसेरिट सिर्फ लड़कियां पैदा करती हैं एक प्रोफेसी के लिए। अब वो प्रोफेसी है क्विसत्स हादराच, एक मेल बीइंग जो स्पेस और टाइम को देख सकता है। लेडी जेसिका मान चुकी है कि पॉल ही वो चोजन वन है, और ये चीज पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन को भी स्टोरी में ले आती है। बैरन व्लादिमीर हरकोनेन, द रूथलेस विलन एब विलन की बात करते हैं। बैरन हरकोनेन ये इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है, करप्ट, सैडिस्टिक और इनसेनली रिच। उसका गोल सिंपल है, पावर। उसने पहले अर्राकिस पे रूल किया, और जब एम्परर ने वो प्लैनेट अथरीडीज को दिया, तब से उसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी उन्हें हटाने की। उसका नेफ्यू ग्लॉसू रब्बान यानी द बीस्ट एक वायलेंट सोल्जर है, जबकि दूसरा नेफ्यू फेड रॉथा को वो अपना सक्सेसर बनाना चाहता है। दूने पार्ट 1 में फेड नहीं दिखाया गया, लेकिन पार्ट 2 में वो मेजर रोल प्ले करेगा। फ्रीमेन, द डेजर्ट वॉरियर्स, फ्रीमेन अर्राकिस के असली लोग हैं। ये लोग डेजर्ट में रहते हैं, स्पाइस से जुदा हुआ कल्चर है इनका बिलीफ है कि एक लिसन अलगायब आएगा, एक आउटसाइडर जो उन्हें आजादी दिलाएगा। पॉल के विजन्स इन्हीं लोगों से रिलेटेड होते हैं, और ये लोग स्टोरी का बैकबोन हैं, क्योंकि उनके बिना अर्राकिस का कंट्रोल इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये द मेजर प्लेयर्स ड्यून के वर्ल्ड में, हर कैरेक्टर की डेप्थ है, हर एक के एक्शंस का इंपैक्ट पूरी कहानी पे पड़ता है। और अब वक्त है पूरी कहानी का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन का, ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिल्म की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से, चानी, फ्रेमेन लड़की के पर्सपेक्टिव से। वो बताती है कि कैसे उनके प्लैनेट अर्राकिस पे हाउस हरकोनेन ने सालों तक जुल्म किया, और अब एम्परर ने उनको हटा के हाउस अथरेडिस को अर्राकिस का नया रूलर बनाया है। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ पावर सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं, ये एक ट्रैप है। पॉल अथरेडिस को विजन्स आते हैं, एक लड़की, चानी, डेजर्ट और फ्यूचर जहां वो लड़ रहा होता है। ये विजन्स सिर्फ ड्रीम्स नहीं, हिंट्स हैं उसकी प्रोफेसी के तरफ। उसकी मां लेडी जेसिका भी इस बात को महसूस करती है और यूजे बेने गेसेरिट की सीक्रेट ट्रेनिंग देती है, द वॉइस का इस्तेमाल सिखाती है। ड्यूक लेटो अथरेडिस अपनी फैमिली के साथ कलाडन से अर्राकिस शिफ्ट होता है। उनका एम है फ्रेमेन लोगों से अलायंस बनाना, उनकी रिस्पेक्ट जीतना और स्पाइस प्रोडक्शन को स्मूथली चलाना। लेकिन उन्हें अंदाजा है कि एम्परर उनको फालतू में नहीं भेज रहा, पीछे कुछ बड़ा खतरा है। अर्राकिस पे आके पॉल पहले बार डेजर्ट को फील करता है। वहां उसे और भी डीप विजन्स आते हैं, फ्यूचर बैटल्स, ब्लड और चानी का फेस। एक सीन में जब ड्यूक लेटो, पॉल और दूसरे लोग एक स्पाइस हार्वेस्टर साइट विजिट करते हैं, तो एक सैंडवर्म अटैक होता है। ये सैंडवर्म्स मैसिव क्रीचर्स होते हैं जो डिजर्ट में स्पाइस की वाइब्रेशन पे रिएक्ट करते हैं। पॉल पहले बार स्पाइस इनहेल करता है और उसके विजन्स इंटेंस हो जाते हैं। अब स्टोरी टर्न लेती है। डॉक्टर यूए, जो अथराइडीज का ट्रस्टेड डॉक्टर था, वो सीक्रेटली उनका बिट्रेयल करता है। बैरन हरकोनेन ने उसकी वाइफ को किडनैप किया था, इसलिए यूए उनके डिफेंस शील्ड्स डिसेबल कर देता है। हरकोनेन आर्मी और सरदावकर, एम्परर की सीक्रेट फोर्स,
मिलके अट्रेडिस हाउस पे अटैक करती है। पॉल और लेडी जेसिका को डिजर्ट में छोड़ दिया जाता है, जबकि ड्यूक लेटो को पॉइजन से मार दिया जाता है। लेकिन यूए एक छोटी सी होप छोड़ के जाता है। वो पॉल और जेसिका को एस्केप का चांस देता है। जेसिका और पॉल डिजर्ट में एंटर करते हैं। यहां से पॉल का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो एक प्रिंस से मेसाया बनने की जर्नी शुरू करता है। फ्रेमे लोगों से पहली बार एनकाउंटर होता है, जिसमें एक इंटेंस कॉम्बैट सीन भी आता है। पॉल एक फ्रेमेन वॉरियर को हरा के अपना पहला किल करता है और वो ऑफिशियली फ्रेमेन का पार्ट बन जाता है। उनकी लीडर स्टिलगार उसे एक्सेप्ट कर लेता है और चनी भी उससे मिलती है। वही लड़की उसके विजन्स में आती थी। पॉल के विजन्स अब और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। उसे पता चलता है कि एक जिहाद आने वाला है जिसमें उसका नाम पूरी गैलेक्सी में लिया जाएगा। लेकिन क्या वो फ्यूचर उसने चूज किया, या वो बस एक पॉन है सिस्टम का? मूवी एंड होती है एक सिंबॉलिक लाइन के साथ, यह तो बस शुरुआत है। डिजर्ट का वाइड शॉट, फ्रेमेन लोगों के साथ पॉल का न्यू जर्नी का शुरुआत दिखाया जाता है। दोस्तों, ड्यून पार्ट 1 एक स्लो बर्न स्टोरी है, लेकिन हर सीन किसी बड़े इंपैक्ट की तरफ ले जाता है। अब जब कहानी समझ आ गई है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। इस फिल्म के हिडन मीनिंग्स क्या हैं? ये कहानी सिर्फ फ्यूचर के बारे में है या प्रेजेंट वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन भी है? ड्यून को अगर सिर्फ एक एक्शन साई-फाई मूवी समझा तो आपने उसका सिर्फ सरफेस देखा है, क्योंकि इस फिल्म में डेनी विलेनेव ने फ्रैंक हर्बर्ट के लिखे हर लेयर को स्क्रीन पे इस तरीके से पेश किया है कि हर सीन के नीचे एक और कहानी चल रही होती है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कुछ की सिंबोलिज्म्स को। 1. स्पाइस। ऑयल स्पाइस, जो अराकिस से मिलता है और जिस पे पूरी गैलेक्सी का कंट्रोल टिका है, वो किसी और चीज का सिंबल है। यस, रियल वर्ल्ड का ऑयल यानी पेट्रोल। जैसे आज ऑयल के लिए कंट्रीज वॉर करती हैं, वैसे ही ड्यून में सब पावर हाउसेस स्पाइस के लिए लड़ते हैं। ये फिल्म एक कमेंटरी है मॉडर्न कॉलोनियलिज्म पे, कैसे पावरफुल नेशंस या हाउसेस वीक और रिसोर्स रिच एरियाज पे कब्जा करते हैं। अराकिस का एक्सप्लॉयटेशन, फ्रेमेन लोगों का रेजिस्टेंस, ये सब मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड है। बेने गेसरिट, रिलीजियस इन्फ्लुएंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेने गेसरिट सिर्फ एक सीक्रेट ग्रुप नहीं, वो कंट्रोल करते हैं पॉलिटिक्स, ब्लड लाइन्स और बिलीफ्स। वो लोगों के कल्चर में फेक प्रोफेसीज प्लांट करते हैं ताकि जब जरूरत हो किसी भी जगह उनका इन्फ्लुएंस हो। यह रिफ्लेक्ट करता है रियल वर्ल्ड के रिलीजियस मैनिपुलेशन को, कैसे बिलीफ्स को पावर के लिए ट्विस्ट किया जाता है। पॉल के मेसाया बनने की प्रोफेसी भी बेने गेसरिट के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन क्या वो सच में सेवियर है या एक प्लान्ड पपेट? 3. पॉल्स विजन्स, आवर चॉइस वर्सेस डेस्टिनी। पॉल के विजन्स हमें दिखाते हैं फ्यूचर का एक टेरिफाइंग ग्लिम्प्स, जहां उसका नाम लेके मिलियंस लोग मारे जाते हैं। लेकिन यह फ्यूचर फिक्स नहीं है, यह सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं। फिल्म यह सवाल उठाती है, क्या हम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं या हम बस सिस्टम के स्लेव्स हैं? पॉल इस डिलेमा में है, एक तरफ प्रोफेसी, दूसरी तरफ उसकी ह्यूमैनिटी। फ्रीमेन, इंडिजिनस रेजिस्टेंस। फ्रीमेन रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्रेस्ड इंडिजिनस कम्युनिटीज को, जिनको आउटसाइडर पावर्स यूज करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यह लोग पावरफुल होते हैं, नेचर से जुड़े होते हैं और जब उठते हैं तो एम्पायर हिला देते हैं। फ्रेमे का बिलीफ सिस्टम, उनका डिजर्ट के साथ रिलेशनशिप और उनका एक मेसाया का इंतजार, ये सब मल्टीपल कल्चर्स का सिंबॉलिक मिक्स है। पान, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ड्यून सिर्फ पॉलिटिक्स और प्रोफेसी की फिल्म नहीं, यह एक इकोलॉजिकल वार्निंग भी है। अराकिस का एनवायरनमेंट एक्सट्रीम है और लोगों को उसके हिसाब से जीना पड़ता है। फिल्म ये बताती है कि नेचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बैलेंस बनाना जरूरी है। यह रियल वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंटल क्राइसिस पे एक साइलेंट कमेंटरी है कि अगर हमने अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं किया तो दुनिया अराकिस बन जाएगी। तो दोस्तों, ड्यून पार्ट 1 एक लेयर्ड एक्सपीरियंस है, जिसमें हर फ्रेम के पीछे एक नया मीनिंग छुपा हुआ है।
और अब बात करते हैं उस विजुअल मैजिक की जिसने ड्यून को बना दिया सिनेमैटिक मास्टरपीस। ड्यून को जब आप देखते हो तो सिर्फ कहानी नहीं चलता, आप उसमें घुस जाते हो। ये फिल्म स्क्रीन से बाहर निकाल के आपको डेजर्ट की हीट, वर्म की दहशत और साइलेंस का वेट महसूस करवाती है। इस सब का क्रेडिट जाता है डायरेक्टर डेनिस विल्नूव और उसकी फिनोमिनल टीम को। चलिए डिटेल में समझते हैं। 8. सिनेमाटोग्राफी। हर फ्रेम एक पेंटिंग। ग्रेग फ्रेजर का कैमरा वर्क ड्यून को एक स्पिरिचुअल विजुअल जर्नी बना देता है। वाइड डेजर्ट शॉट्स, डीप शैडोज, मैसिव स्केल शॉट्स, सब कुछ इतना थॉटफुली कैप्चर किया गया है कि हर फ्रेम एक वॉलपेपर वर्दी इमेज लगता है। खासकर डेजर्ट सीक्वेंसेस गोल्डन ह्यू के साथ लोनलीनेस और वास्टनेस को कैप्चर करते हैं। स्पेसशिप्स, हर शिप का डिजाइन रियलिस्टिक और मिनिमलिस्ट है। वर्म सीन्स, जब वर्म आता है तो कैमरा शेक नहीं होता, स्क्रीन के स्केल से फील होती है उसकी बिगनेस। कोई फ्लैशी कलर्स नहीं, कोई ओवर एक्सपोज्ड ब्राइटनेस नहीं, सिर्फ एक ग्राउंडेड, डस्टी और एपिक टोन जो ड्यून के वर्ल्ड के साथ परफेक्टली मैच करता है। 2. साउंड डिजाइन। जब साइलेंस भी बोले ड्यून में, आप नोटिस करेंगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक कभी कभी कंप्लीटली बैंड हो जाता है। सिर्फ विंड, सैंड और ब्रीदिंग का साउंड सुनाई देता है। यह इंटेंशनल साइलेंस आपको अनकंफर्टेबल करता है क्योंकि डिजर्ट का नेचर अनप्रिडिक्टेबल है। और जब वर्म अटैक होता है या विजन्स आते हैं तो साउंड वेव्स लिटरली आपके सीट को वाइब्रेट करते हैं। साउंड डिजाइन में एक कांस्टेंट लो फ्रीक्वेंसी हम चलता रहता है जो आपके सबकॉन्शियस को अलर्ट बनाए रखता है। 3. हैंस जिमर्स म्यूजिक, एक एलियन सिम्फनी। और फिर आता है हैंस जिमर का जीनियस। ड्यून का म्यूजिक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से नहीं बना। यहां मंगोलियन थ्रोट सिंगिंग, अरबिक इन्फ्लुएंसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शंस यूज किए गए हैं। हाइलाइट्स, पॉल के विजन्स के टाइम आती है। ड्रीम लाइक ईरी साउंड हरकॉनिन सीन्स में होता, हाई डीप रंबलिंग बेस फ्रीमैन और डेजर्ट सीन्स में होती है। ट्राइबल एंड मिस्टीरियस चांटिंग। जिमर का स्कोर सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं चलता, ये फिल्म का कैरेक्टर बन जाता है। 4. प्रोडक्शन डिजाइन। रियलिज्म इन साई-फाई। ड्यून का फ्यूचर फ्लैशी नहीं है, यहां सब कुछ प्रैक्टिकल, वॉर्न आउट और ग्राउंडेड है। कॉस्ट्यूम्स रियल फैब्रिक्स के हैं, वेपन्स मिनिमलिस्टिक हैं और टेक्नोलॉजी ओल्ड स्कूल फ्यूचरिस्टिक लगती है जो उस वर्ल्ड के टोन के साथ मैच करता है। स्टिल सूट्स जो पानी कंसर्व करते हैं। डिजर्ट में उनका डिजाइन रियलिस्टिक है। ऑर्निथॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर जैसा एयरक्राफ्ट की फ्लाइट मूवमेंट ड्रैगन फ्लाई जैसे दिखते हैं, विजुअली ब्रिलियंट और साइंटिफिकली बिलीवेबल। 5. स्केल एंड ग्रैंडियर, बिगर देन लाइफ। ड्यून का सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका स्केल है, चाहे वो स्पेसशिप का लैंडिंग हो या डिजर्ट का एंडलेस व्यू। डेनिस विल्नर्व ने सीजीआई का यूज किया, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए। मैक्सिमम सीन्स, प्रैक्टिकल सेट्स और रियल लोकेशंस पे शूट किए गए। ये स्केल आपको ओवरवेल्म्ड करता है लेकिन कंफ्यूज नहीं करता। इन शॉर्ट, ड्यून सिर्फ देखी नहीं जाती, ये फील होती है। अब जब हम विजुअल्स और साउंड का मैजिक समझ चुके हैं, अगला सेक्शन है ऑडियंस और क्रिटिक्स का रिएक्शन और क्यों ड्यून को ऑस्कर वर्दी बोला गया। जब ड्यून पार्ट 1 2021 में रिलीज हुई तो एक्सपेक्टेशंस हाई थी। फ्रैंक हर्बर्ट का नॉवेल पहले भी अडेप्ट हुआ था लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा था। लोग सोच रहे थे क्या यह भी एक और फेल्ड अटेम्प्ट होगी, लेकिन डेनिस विल्नर्व ने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया। एल क्रिटिक्स का वर्डिक्ट, अ मॉडर्न क्लासिक। मेजर फिल्म क्रिटिक्स ने ड्यून को प्रेज किया ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में। द गार्डियन ने कहा, अ विजुअल स्पेक्टिकल विद ब्रेन्स एंड सोल। Rolling Stone bowler, Denis Villeneuve delivers the sci-fi event of the decade. RogerEbert.com ने लिखा, an immersive, slow-burn epic that honors its source material. Critics ने खास तौर पे अप्रिशिएशन दिया स्टोरी टेलिंग के डेप्थ को, विजुअल्स के ओरिजिनलिटी को। परफॉर्मेंसेज, स्पेशली टिमोथी शालामे और रिबेका फर्गसन के हंस जिमर के हॉन्टिंग स्कोर को। 2 ऑडियंस का रिएक्शन, मिक्स्ड टू माइंड ब्लोन एब। ऑडियंस का रिस्पॉन्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स था।
जो लोग साई-फाई फैंस थे या ड्यून नॉवेल ऑलरेडी पढ़े थे, उनके लिए यह फिल्म मास्टरपीस थी। लेकिन कैजुअल व्यूअर्स के लिए पेस स्लो लगा, क्योंकि यह फिल्म सेटअप है, नॉट अ फुल कंक्लूजन। लेकिन मेजॉरिटी ऑडियंस ने कहा, ड्यून एक बार नहीं, 2 या 3 बार देखने वाली फिल्म है। हर बार नए डिटेल्स मिलते हैं। फिल्म ने स्पेशली आईमैक्स और बिग स्क्रीन्स पे अलग ही लेवल का इंपैक्ट छोड़ा। 3 अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। ऑस्कर स्वीप ड्यून पार्ट 1 ने 2022 के ऑस्कर्स में 10 नॉमिनेशंस और 6 अवार्ड्स जीते। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट साउंड, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर हंस जिमर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स यानी टेक्निकल कैटेगरीज में ड्यून ने लिटरली स्वीप कर दिया। लोग कह रहे थे, यह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद पहली बार है जब किसी एपिक सगा को इतना सीरियसली लिया गया है बाय हॉलीवुड। 4 ग्लोबल बॉक्स ऑफिस। साई-फाई की जीत कोविड के बाद जब थिएटर्स खुल रहे थे, ड्यून एक बोल्ड रिलीज थी। स्ट्रीमिंग पे भी रिलीज हुई, HBO मैक्स। फिर भी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 400+ मिलियन अर्न किया, जो एक डेंस, स्लो पेस्ड फिल्म के लिए इंप्रेसिव था। यह प्रूफ था कि क्वालिटी सिनेमा को लोग अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो। 5 लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। फ्यूचर ऑफ साई-फाई सिनेमा ड्यून ने एक न्यू बेंचमार्क सेट किया है। साई-फाई को सीरियस, आर्टफुल और इंटेलिजेंट वे में पोर्ट्रे किया जा सकता है। वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए पेशेंस और डेप्थ जरूरी है, और यस, ऑडियंसेस रेडी हैं डीप स्टोरीज के लिए। अगर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट किया जाए, डेनिस विलनोव ने यह प्रूव किया कि विजुअल स्पेक्टिकल और फिलोसॉफिकल डेप्थ एक ही फिल्म में हो सकती है। तो दोस्तों, ड्यून पार्ट 1 ने ना सिर्फ साई-फाई जॉनर को एलिवेट किया, बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट शुरू किया, जिसका इंपैक्ट अभी भी फील हो रहा है। अब अगला और फाइनल सेक्शन, ड्यून का लेगेसी और पार्ट 2 का टीजर क्या आगे आने वाला है। जब ड्यून पार्ट 1 खत्म होती है, तो पॉल अट्राइडिस अपना रास्ता चूज कर चुका होता है। उसने अपने रॉयल बैकग्राउंड को छोड़कर फ्रेमेन का पार्ट बनने का फैसला किया। उसके ड्रीम्स, विजन्स और डेस्टिनी सब एक मिशन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और वहीं से पार्ट 2 शुरू होती है। 1 पॉल का ट्रांसफॉर्मेशन, मेसाया या मॉन्स्टर। पार्ट 2 में हमें पॉल की फुल एवोल्यूशन दिखाई गई। वो अब सिर्फ एक एग्जाइल नहीं, एक लीडर, एक फाइटर और सबसे बढ़कर एक मेसियानिक फिगर बन रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में एक सेवियर हैं, या वो प्रोफेसी कशकर बन जाएगा जहां उसका नाम लेकर जिहाद चलेगा पूरी गैलेक्सी में। डेनिस विलनोव ने यह क्लियर किया है, पार्ट 2 एक्शन हैवी होगा, लेकिन उसमें पॉल के इनर कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल डिलेमा को डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा। 2 बिगेस्ट वॉर कमिंग। फ्रेमेन वर्स एम्पायर अब बैटल होने वाली है। फ्रेमेन ट्राइब्स वर्सेस हाउस हार्कोनेन, पॉल वर्सेस फेडरोथा, बैरन का नेफ्यू प्लेड बाय ऑस्टिन बटलर। फ्रीडम वर्सेस इंपीरियल कंट्रोलिज्म, सैंडवर्म्स का मैसिव यूज होगा, और डेजर्ट वॉरफेयर का स्केल ट्रूली एपिक होगा। पार्ट 1 ने सिर्फ चेस बोर्ड सेट किया था, पार्ट 2 में चेकमेट होगा। 3 चानी एंड पॉल। रोमांस या रेजिस्टेंस। चानी जेंडाया अब मेजर रोल में होगी। उसका और पॉल का रिलेशन कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ लव नहीं, ट्रस्ट और आइडियोलॉजी का भी इश्यू है। चानी एक फाइटर है, और वो ब्लाइंडली किसी प्रोफेसी को फॉलो नहीं करती। वो पॉल से प्यार करती है, लेकिन क्या वो उसके विजन का पार्ट बनेगी या उस विजन को तोड़ देगी। 4 ड्यून की लेगेसी, व्हाई इट मैटर्स सो मच। ड्यून एक ऐसी सगा है जो 1965 से लेके आज तक रेलेवेंट बानी हुई है। इसका मैसेज टाइमलेस है। पावर बिना कंट्रोल के डिस्ट्रक्शन लाता है। फेथ और पॉलिटिक्स का मिक्स डेंजरस होता है। नेचर के साथ हार्मनी जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस हमेशा होती है, बस उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझने चाहिए। ड्यूने पार्ट 2 इज नॉट जस्ट अ सीक्वल, ये कल्मिनेशन है एक ऐसे जर्नी का जहां स्टोरी सिर्फ आउटर स्पेस तक नहीं, आपके अंदर तक जाती है। 5 फाइनल वर्ड्स। क्या आप तैयार हैं? ड्यून पार्ट 1 ने आपको इंट्रोड्यूस किया कैरेक्टर्स से, वर्ल्ड से और कॉन्फ्लिक्ट से।
पार्ट 2 आपको ले जाएगा उस फाइट में जहां से लेजेंड्स बनते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो नाउ इज द टाइम टू रीवॉच इट। हर फ्रेम में नए मीनिंग्स मिलेंगे, और अगर आपने नहीं देखा तो भाई अभी देखो, वरना आप एपिक सिनेमा का एक हिस्टोरिक मोमेंट मिस कर रहे हो। आउट्रो लाइन। अराकिस, ड्यून, डेजर्ट प्लैनेट, ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक कहानी है, और वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं आपको ड्यून का कौन सा सीन या कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में, तब तक फियर इज द माइंड किलर।